नव भारत निर्माण के हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है, राजस्थान कला एवं संस्कृति की एक श्रृंखला चल रही है, तो उसी में आज हम राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनका अवलोकन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार होगा ये लेक्चर। तो पूरा मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि किस तरह से हमारा ये सेशन रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम जो सामान्य परिचय है दुर्गों का उसे पढ़ेंगे, और इसमें जो दुर्गों की विशेषताएं हैं उनका अच्छे से सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। और दुर्गों को लेकर के जो इनके विभिन्न वर्गीकरण दिए गए हैं आचार्य शुक्र ने और कौटिल्य यानी चाणक्य ने, तो उनकी नीतियां हैं, उसमें दुर्गों का एक विशेष विश्लेषण निकल के सामने आएगा। तो उसके हिसाब से देख लेते हैं कि क्या क्या वो है। साथ ही में सभी दुर्गों की संपूर्ण व्याख्या आपको मिलेगी, और लेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको सारे दुर्गों के जो चित्र हैं वो मिले, और जो भी इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं उनके एरियल व्यू हैं, एरियल यानी ड्रोन की जो वीडियो फुटेज है वो भी आपको उपलब्ध कराई जाए ताकि आप उसका बिल्कुल सजीव वर्णन देख सकें और उसे इमेज में विजुलाइज कर सकें। इसके अलावा जो दुर्ग हैं वो किसी न किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़े हुए हैं, जैसे कि साके हुए हैं। आप साके में जौहर और केसरिया दो चीज़ें होती हैं, तो इन्हें भी अच्छे से देखेंगे कहाँ कब और किन किन परिस्थितियों में हुए हैं। इसके अलावा मुख्य दुर्ग के अलावा अन्य दुर्गों का भी विश्लेषण किया जाएगा, जैसे कि 20 से 22 तो आपके मुख्य दुर्ग हैं, उसके अलावा 20 आपके अन्य दुर्ग हैं। हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न की मैं बात करूँ, तो वो शुरू के 10 से 12 दुर्ग ही कवर होंगे, उनमें से 90% पूछे जाएंगे। उसके अलावा हमें कवर सभी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कल के दिन ये नहीं कि ये चीज़ छोड़ी थी और ये आ गई। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपको पूरा लेक्चर में बने रहना है। और साथ ही में दुर्ग खत्म हो जाने के बाद में हम उनको मैप से रिवाइज करेंगे, जैसे कि हमने लोक देवता और अन्य चीज़ों को किया था उसी तरह से। और अंत में जितने भी ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट बन सकते हैं संभव, उन्हें भी हम लेंगे, जैसे कि कौन सा दुर्ग पहले बना, कौन सा बाद में बना, कहाँ पर आक्रमण ज़्यादा हुए, कहाँ पर स्थानीय आक्रमण ज़्यादा हुए, और जो भी अपनी अपनी जो सांस्कृतिक विशेषता को लिए हुए हैं, जिन पर पिछली परीक्षाओं में मिसलेनियस प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें हम जरूर लेंगे यहाँ पर। और मैं आपको एक और मुख्य जानकारी देना चाहूँगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी वनडे एग्जाम है, जो जिनमें ABCD वाले ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं MCQ, तो उनमें रीट है, पटवार है, आपकी आपकी कांस्टेबल की एग्जाम है। इसके साथ ही RS भी शामिल है इसमें बिल्कुल, क्योंकि नोट्स को हमने बहुत ही वृहद एनालिसिस के बाद में बनाया है, और जितना भी कंटेंट मैंने बनाया है वो RS मेंस को 100% कवर करता है। और सारे जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 2 साल में वो भी मैंने आपको इनमें बता दूंगा पूरे क्वेश्चन। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इसे। दुर्गों का महत्व देखिए, जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का महत्व बहुत ज़्यादा है, और ये RS मेंस 2016 में 5 मार्क्स का पूछा जा चुका है। और ये जो पहला आप इसमें पॉइंट देख रहे हैं, इसे पटवार की परीक्षा में पूछा गया था 2015-16 की में, तो इसे आप ध्यान में रखिए, पटवार 2015-16। तो देखिए, दुर्गों का जो प्रथम उद्देश्य क्या था, तो इसमें 4 विकल्प थे आपके सामने वहां पर एग्जाम में, कि अपने शौर्य का प्रदर्शन करना, या फिर दिखावा करना, या फिर अपने रानियों को वातानुकूलित एक स्वेच्छापूर्ण माहौल देना। तो उसमें एक ऑप्शन ये था 4th नंबर पर कि दुर्गों का उद्देश्य शत्रु के आक्रमण से बचना होता था, तो इसका यही सही जवाब था। तो इस तरह से देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी पटवार जैसी एग्जाम में। तो आप ध्यान रखिए और इन्हें बहुत ही सीरियस होकर पढ़िए, ताकि आप कोई भी फैक्ट आपसे छूटे ना। दुर्ग अनेक युद्धों एवं त्याग बलिदान की घटनाओं के मुख्य साक्षी हैं। तो देखिए, युद्ध जाहिर सी बात है, सत्ता के लिए हमारे जो मुगल और जो राजपूतों के बीच में शुरू से युद्ध हुए हैं। और त्याग बलिदान ऐसे कि जो रानियां होती थी वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर करती थी, और जो हमारे राजपूत शासक हैं उन्होंने केसरिया किया, जैसे कि आप रानी पद्मावती को जानते होंगे। तो ऐसे कई दुर्गों में जौहर की घटनाएं हुई हैं, जो राजपुतानी रानियां थी, और जितनी भी लड़ाई होती थी वो अपने सतीत्व की और मान सम्मान की रक्षा के लिए जौहर को अपनाती थी। स्थापत्य कला की दृष्टि से भी दुर्ग उत्कृष्ट उदाहरण है, जैसे कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी छतरियाँ और मंदिर बने हुए हैं। इसी तरह से दुर्गों की जो जिस तरह से प्रशस्तियाँ मिलती हैं, जैसे जूनागढ़ दुर्ग में आपको एक प्रशस्ति मिलेगी, तो उसका भी ऐतिहासिक वर्णन है, जो तात्कालिक समय के राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण को बताता है। विजय स्तंभ में अगर आप जाएंगे, जो कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था अपनी विजय के बाद में, तो उसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। तो इस तरह की जो चीज़ें, ये उत्कृष्ट उदाहरण है हमारी आर्किटेक्चर का। तो अधिकांश दुर्ग प्राकृतिक धरोहर के रूप में अपनी विशेषताओं को समेटे हुए हैं। जैसे कि आप रणथंभौर दुर्ग में जाएंगे तो उसे दुर्ग अधिराज बोला जाता है, क्योंकि दुर्ग की बनावट इस तरह की है कि ये दूर से दिखता नहीं है, आसानी से भी नहीं दिखता, लेकिन दुर्ग के ऊपर से शत्रु सेना को आसानी से देखा जा सकता है। तो इस तरह से हर दुर्ग की अपनी विशेषता है। पर्यटन की दृष्टि से दुर्ग अनुपम उदाहरण है। जाहिर सी बात है, जो हमारा विदेशी और स्थानीय पर्यटन है दुर्गों से आकर्षित होता है। कई ऐसे दुर्ग हैं जहाँ पर अजायब घर यानी तात्कालिक समय के राजा महाराजों के शस्त्रों के अजायब घर बनाए गए हैं, म्यूजियम बनाए गए हैं। तो वो भी हम एक आजीविका का भी बड़ा स्रोत है राज्य सरकार और स्थानीय लोगों के लिए, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। यदि ऐतिहासिक संदर्भों पर दृष्टिपात करें तो मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्ग का उल्लेख मिलता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए कि सर्वप्रथम दुर्ग का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है मनुस्मृति में। इसके अलावा चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य यानी जिसे आप कौटिल्य बोलते हैं, अन्य नाम इनके विष्णुगुप्त भी हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस चाणक्य के या मौर्यकालीन किस ग्रंथ में दुर्गों का उल्लेख मिला है, तो वो चाणक्य के अर्थशास्त्र में है।
और इसके अलावा आचार्य शुक्र की जो शुक्र नीति है उसमें भी दुर्गों का विशेष वर्णन किया है, और जो इनके इन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं उनमें एक अंग दुर्गों को भी बताया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो देख लेते हैं एक बार, चाणक्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं। तो उनमें जो सबसे पहला है वो औदक दुर्ग है। औदक दुर्ग वही है जो चारों तरफ जलराशि से घिरा हुआ हो। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो गागरों का दुर्ग है झालावाड़ में। इस दुर्ग की विशेषता यह है कि आहू और काली सिंध नदियों के जलराशि से घिरा हुआ है, तो जो सामरिक और रणनीतिक महत्व इसका बढ़ जाता है। अगला है अपना धानव दुर्ग। धानव दुर्ग वही है जो मरुस्थल से घिरा हो, जैसे जैसलमेर का किला, सोनारगढ़। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखिए आप। और गिरी और पर्वत दुर्ग सबसे श्रेष्ठ दुर्ग बताए जाते हैं। अगर मनुस्मृति और चाणक्य दोनों की बात करूं मैं, ये प्रश्न भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मनुस्मृति और चाणक्य के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की जो श्रेणी है वो गिरी दुर्ग है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, भी एक ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। पहाड़ी और पठारी भाग से घिरा हुआ होना यही गिरी दुर्ग की विशेषता है। जैसे कि आप कुंभलगढ़ दुर्ग में जाएंगे तो वो अरावली पर्वतमाला पे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पे बना हुआ है। इसी तरह से वन दुर्ग वो है जो हरियाली और हरे भरे जंगल से घिरा हुआ हो, वही वन दुर्ग है। देखिए शुक्र नीति में जो दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं, तो 4 प्रकार तो वही है जो हमने चाणक्य के पढ़े हैं, उसके अलावा 5 और इसमें श्रेणियां बताई गई हैं। जैसे कि अगर आप पारिख दुर्ग को देखोगे तो पारिख दुर्ग का मतलब देखिए चारों ओर खाई होना। तो खाई से मतलब आप इसे ध्यान में रखिए, अगर पारिख खा आ रहा है तो ये खाई से मतलब है। और क्योंकि दूसरा है आपका पारित दुर्ग, तो पारित दुर्ग का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर परिधि बने हो, चारों ओर ईंट और पत्थरों का एक परकोटा बनाया हो, उसे ही पारित दुर्ग कहते हैं। तो ये पारिक और पारित में आप अंतर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला की बात यह है। सैन्य दुर्ग है, चारों ओर चतुरंगनी सेना, और आचार्य शुक्र ने इसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है, सैन्य दुर्ग। इसके बाद में आपकी अगली वो है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग में देखिए क्या है कि पथरीले और कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और सहाय दुर्ग वो है जो शूरवीरों का दुर्ग होता है, जो उनके अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से बना होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। लेकिन राजस्थान में इसका कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता, लेकिन शुक्र नीति के प्रकार है तो इसे बताया गया है। तो इस तरह से इसका जो सामान्य परिचय वो यही था, और इसी के साथ हम हमारे जो दुर्गों की प्रमुख वो हैं दुर्ग, उन्हें शुरू करते हैं। You know, if you practice speaking in English for 20-25